नमस्कार दोस्तों। पिछले लेक्चर में अपन ने जो पांडु का चिकित्सा सूत्र पढ़ लिया था, चिकित्सीय योग पढ़ लिए थे। इस लेक्चर में अपन देखने वाले हैं कामला। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कामला को अपन मॉडर्न में जॉन्डिस से कंपेयर करते हैं और अपन क्या क्या पढ़ते हैं इसमें, हीमोलाइटिक जॉन्डिस, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। तो अपन को इसके मॉडर्न से रिलेट करते हुए पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें आता है चरक ने कामला को पांडु रोग का ही प्रवृत्त रूप माना है, जबकि सुश्रुत ने पांडु रोग का उपद्रव माना है। तो क्या बताते हैं, जो कामला जो है वो पांडु का ही प्रवृत्त रूप है, ऐसा चरक बता रहे हैं। मतलब कि सबसे पहले क्या होगा, पांडु होगा, उसके बाद में कामला होगा। और सुश्रुत जी क्या बता रहे हैं, सुश्रुत जी इसका उपद्रव बता रहे हैं। ठीक है, कि पांडु का उपद्रव है कामला। वाग्भट जी क्या बता रहे हैं, वाग्भट ने पांडु रोग के बिना भी कामला का स्वतंत्र रूप से उत्पत्ति होने वाला रोग माना है। तो यहाँ पर जो है वाग्भट जी क्या बोल रहे हैं कि बिना पांडु के भी कामला हो सकता है। ठीक है, तो ये स्वतंत्र इसका रूप बता रहे हैं। लेकिन चरक जी ने क्या बताया, ये इसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसको अगर पांडु हुआ है तो उसके बाद ही उसको कामला होगा। ठीक है, इसके बाद में जो है ये कामला, इसकी जो संप्राप्ति यहाँ पर जो बनती है ये क्या है, पांडु रोगी तुयोतार पित्तलानी निषेवते तस्य पित्त असृक्त दवा रोगाय कल्पते। तो चरक चिकित्सा स्थान में डेफिनेशन आई है। मतलब क्या है, पांडु रोग से पीड़ित जो व्यक्ति पित्तवर्धक मतलब कि पित्त प्रकोपित द्रव्य को अधिक मात्रा में सेवन करता है, उसका बढ़ा हुआ पित्त रक्त और मांस को जलाकर पांडु रोग मतलब कि कामला रोग को उत्पन्न कर देता है। तो जो पांडु का जो पेशेंट, जो एनीमिया का जो पेशेंट है, अगर वो अपने लाइफस्टाइल पे ध्यान ना दे, अधिक मात्रा में पित्तवर्धक आहार विहार का सेवन करते रहे, मतलब कि मान लो एक पेशेंट है, उसको पांडु रोग हो गया, वो चिकित्सा नहीं करवा रहा है, पित्तवर्धक आहार विहार का सेवन कर रहा है, तो यहाँ पर जो है उसका जो बढ़ा हुआ पित्त है, पित्त तो बढ़ ही जाएगा, सामान्य से वृद्धि हो ही जाएगी। पित्त से बढ़ा हुआ जो रक्त मतलब कि जो पित्त बढ़ गया है वो रक्त और मांस को क्या करेगा, जला देगा, क्योंकि पित्त का गुण है उष्ण। ठीक है, तो वो रक्त और मांस को क्या करेगा, जला देगा और कामला रोग की उत्पत्ति होगी। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कौन कौन सी धातु और दोष का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। दोष है पित्त और धातु कौन कौन सी है, रक्त और मांस। ठीक है दोस्तों, इसके अपन आगे बढ़ते हैं। दोष क्या क्या है यहाँ पर, दोष तो मैंने आपको बता दिया, पित्त है, तो क्या बढ़ रहा है यहाँ पर, पित्त बढ़ रहा है। और दूष्य क्या है, दूष्य है रक्त और मांस, रक्त और मांस। ठीक है, और सुश्रुत ने क्या दूष्य माना है, तो सुश्रुत ने सिर्फ रक्त को दूष्य माना है। ठीक है, चरक जी ने रक्त और मांस दोनों को माना है। इसके बाद अपन चलते हैं आगे। तो देखो कामला के लक्षण क्या क्या मिलते हैं अपन को। तो कामला में लक्षण, हरिद नेत्र सभ्रसम त्वग नख नखाननः रक्त पित्त अश्रक मूत्रो भेक व हतेन्द्रिय। तो इसमें क्या, हरिद्र नेत्र मतलब कि जो नेत्र होंगे इसके हरिद्रा के समान पीले होंगे। तो देखो जो फर्स्ट पिक्चर में लगा के रखी, इसके जो नेत्र देख रहे हो आप कैसे हरिद्रा के समान पीले दिख रहे हैं, बिकॉज उसके अंदर जो बाइल पिगमेंट है, जो उसका पित्त है वो बढ़ चुका है। ठीक है दोस्तों, इसलिए जो उसके नेत्र है वो हरित वर्ण के हो चुके हैं। त्वक नक नकाननः, ऐसा यहाँ पर स्टेटमेंट मिलता है, मैंने यहाँ पर वो लिखा नहीं है। ठीक है, तो देखो हरि त्वक नक नखाननः मतलब कि त्वक नख मुख नख व वर्ण भी हरिद्रा के समान पीला हो जाता है। ठीक है, तो उसका जो त्वचा है, त्वचा भी पीली हो जाएगी, मुख भी पीला हो जाएगा, नाखून, यहाँ तक कि नाखून भी देखो जो थर्ड पिक्चर लगा रखा है उसके नाखून भी पीले हो जाएंगे, ये सब हल्दी जैसे पीले हो जाएंगे। उसका जो मल और मूत्र है रक्त मिश्रित मिले वर्ण का मिलेगा। तो रक्त पित्त शक्रन मूत्रो, ये काय में आता है, रक्त पित्त शक्रन मूत्रो, ये यहाँ पर अपन को कामला में देखने को मिलेगा।
तो रक्त पित्त शक्रण मूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में भेक वर्ण हतेंद्रिय। भेक मतलब कि जो बरसाती मेंढक होता है, जो बरसाती मेंढक होता है उसको अपन भेक बोलते हैं। तो शारीरिक वर्ण बरसाती मेंढक के समान पीला हो जाता है। तो ये देखो, ये ऐसा दिखता है बरसाती मेंढक, एकदम पीला पीला। तो उसका जो वर्ण है वो पीला दिखने लगेगा अपन को, शारीरिक वर्ण इसका पीला आएगा। तो और इसका मल कैसा था? इसका मल अपन ने देखा था, रक्त मिश्रित पीले वर्ण का मल ये निकालेगा। ठीक है दोस्तों, इसके अपन आगे बढ़ते हैं। अब इसके कामला के भेद, तो अपन को यहाँ पर मॉडर्न से रिलेट करते हुए चलना है यहाँ पर, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। कामला के भेद क्या क्या है? कोष्ठ आश्रित कामला और शाखा आश्रित कामला। तो कोष्ठ आश्रित कामला जो है वहाँ पर क्या हो रहा है? पित्त मल की वृद्धि हो रही है। और शाखा आश्रित कामला में एक टाइप का ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है? आवरण बना रहा है, कफ वगैरह, कफ वग का आवरण बन जा रहा है। तो जो पित्त का जो मार्ग है, मतलब कि जो बाइल का जो मार्ग है वो उसका अवरोध हो जा रहा है। उसके कारण जो पित्त सामान्य रूप से आना चाहिए वहाँ पर, वो कफ के द्वारा रोक दिया जा रहा है। तो पित्त अपने पूरे शरीर में शाखाओं में, मतलब कि मेनली इसका नाम क्या है? शाखा आश्रित कामला। तो ये अपनी शाखाओं में प्रवेश करके वहाँ पर कामला रोग की उत्पत्ति कर रहा है। तो कोष्ठ आश्रित कामला में क्या है? तो बेसिकली ये टाइप का हिमोलिटिक जॉन्डिस है। ठीक है, और इसमें क्या हो रहा है? पित्त मल की प्रवृत्ति। तो यहाँ पर बहुत जल्दी लाइसिस हो रहा है इसका हीमोग्लोबिन का। तो यहाँ पर जो बाइल पिगमेंट है ये ज़्यादा आ रहा है इसमें, और ये इसको अपन, इसमें जो मल आएगा वो पित्त मल की प्रवृत्ति होगी। और शाखा आश्रित कामला में बाइल का ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है, तो वहाँ पर पित्त मतलब कि बाइल तो वहाँ पर आएगा ही नहीं, तो डाइजेशन प्रॉपर होगा ही नहीं। तो वहाँ पर जो है तिल पिष्ट निभम मल प्रवृत्ति यहाँ पर देखने को मिलेगी। तिल मतलब कि जो तिल होते हैं उसकी जो पिष्टी बन जाएगी। तो तिल तो अपने क्रीम वाइटिश कलर के होंगे, तो वैसी प्रवृत्ति का मल उसका निकलेगा। और हरिद्र नेत्र मूत्रत्वम, हरिद्र नेत्र की मूत्र और उसकी त्वचा हो जाएगी। ठीक है, इसके आगे देखते हैं। देखो मैंने पिक्चर भी लगा के रखा है यहाँ पर आगे, इससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आया। कोष्ठ आश्रित कामला में जो वो मल का त्याग करेगा वो पीत वर्ण का होगा। तो ये फर्स्ट पिक्चर, पीत वर्ण का मल त्याग करेगा। और जो शाखा आश्रित कामला है वहाँ पर तिल पिष्ट निभम की आभा वाला, मतलब कि उसके टेक्सचर का मल त्याग करेगा। इसके आगे बढ़ते, इसका चिकित्सा सूत्र, अपन को इसकी चिकित्सा करनी कैसे, इसका जो इंट्रोडक्शन है यहाँ पर अपन ने कंप्लीट कर लिया है, इतना आपके लिए काफ़ी है। अब यहाँ पर पढ़ते हैं अपन चिकित्सा सूत्र। चिकित्सा सूत्र में सबसे पहले क्या पढ़ना है अपन को? यहाँ पर अपन को क्या कराना है? तीक्ष्ण द्रव्यों से सिद्ध मृदु विरेचन औषध द्वारा संशोधन कराना है। तो अपन को यहाँ पर संशोधन कराना है, वो भी मृदु विरेचन। तो अपन को पता है कामलातु विरेचन हो, ये बहुत फेमस स्टेटमेंट है, कामलातु विरेचन। कामला में अपन को विरेचन करना है क्योंकि उसका पित्त बढ़ चुका है। अपन को पित्त की सबसे श्रेष्ठ चिकित्सा क्या होती है? विरेचन। तो मृदु भिस्त तिक्तः कामलातु विरेचनो। तो चरक चिकित्सा में ऐसा लिखा है इनने कि तिक्त द्रव्यों से सिद्ध मृदु विरेचन औषध के द्वारा अपन को संशोधन कर्म कराना है। ठीक है, इससे उसका पित्त कम हो जाएगा। इसके आगे बढ़ते इसमें योग क्या क्या है। तो योग भी देखो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। योग में अपन को क्या क्या देखना है? केवल हरित की चूर्ण गुड़ मधु के साथ प्रातः काल सेवन करें। तो मॉर्निंग टाइम में अपन को क्या करना है? हरितिकी के साथ साथ अपन को गुड़ और मधु का सेवन करना है। तो इनने ऐसा क्यों बताया? हरितिकी क्या है? अनुलोमन में बेस्ट है, तो यहाँ पर अपन को अनुलोमन ही करना है एक टाइप से। ठीक है, और अपन यहाँ पर शहद का यूज़ कर रहे हैं बिकॉज इट मे बी पॉसिबल वहाँ पर
कफ का अनुबंध हो सकता है, ठीक है, शहद, गुड़, इन सब का अपन यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, केवल हरी तिकी का चूर्ण अपन को गुड़ मधु के साथ अपन को प्रातः काल प्रयोग करना है। चूर्णिता कामली लिख्याद गुड़ छोदरेन वाम यह, ठीक है। इसके आगे मातुलुंगी रसेन छोदरेन पिप्पलीम पिप्पलीम अर्धविंतमम, मतलब कि अपन को मातुलुंगी रस, मतलब कि जो एक बिजोरा नींबू पढ़ते अपन मातुलुंगी, इस अपन को इसमें यहाँ पर मातुलुंगी के रस को अपन को काय के साथ यूज़ करना है, छौत्र मतलब कि हनी, दैट इज शहद के साथ या फिर पिप्पली के साथ अपन को यूज़ करना है। तो यहाँ पर जो दूसरा योग आता है उसमें क्या यूज़ करना है, मातुलुंगी रस को अपन को शहद और पिप्पली के साथ यूज़ करना है। इसके बाद आगे चलते हैं। इसके बाद जो अंजन कर्म बताया इन्होंने, यहाँ पर बहुत स्पेसिफिक बताते हैं, यहाँ पर बहुत डिफरेंट वर्णन किया है। अंजन कर्म अपन को कैसे करना है, द्रोणी पुष्प स्वरस का अंजन देना है इसको, कैसे, द्रोणी पुष्प स्वरस से, ऐसा चक्रपाणी बताते हैं। तो अंजनम कामला अर्थानाम द्रोणी पुष्पी रसः स्मतः, तो द्रोणी पुष्प के रस से अपन को इसको अंजन देना है, क्योंकि उसके जो आई रहेगी वहाँ पर येलोनेस रहेगी, तो अपन को बेसिकली अंजन का यूज़ करना है कि थोड़ी वो डार्क हो जाए तो वहाँ पर वो ज़्यादा दिखे ना, ठीक है। तो अपन को ऐसे भी याद रख सकते हैं कि यहाँ पर अपन को अंजन का यूज़ करना है। इसके आगे चलते, इसमें नस्य कैसे देना है, इसमें नस्य निशा गौरी धात्री चूर्ण, करकोटक मूल और जालिनी फल से अपन को नस्य देना है, नस्य भी देना है यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद कामला में अपन को अग्निकर्म कहाँ पर करना है, तो भ्रूकुटी में करना चाहिए। तो अग्निकर्म अपन को कहाँ करना है, भ्रूकुटी, मतलब कि जो अपनी आई ऑर्बिट है उसकी जस्ट नीचे, तो जहाँ पर ये आपको जो स्पेस दिख रही है वहाँ पर अपन को अग्निकर्म का प्रयोग करना है, बिकॉज वहाँ पर येलोनेस रहेगी बहुत ज़्यादा, ठीक है, वहाँ पर अपन को अग्निकर्म का भी प्रयोग करना है। इसके बाद में शाखा आश्रित कामला में कफ पित्त हर चिकित्सा करनी थी। मैंने आपको पहले ही बताया था शाखा आश्रित कामला क्यों हो रहा है, क्योंकि वहाँ पर कफ का आवरण बन चुका है। कफ के आवरण के कारण जो बाइल है, जो पित्त है, वो अपने जो मार्ग है उससे अलग मार्ग में, मतलब कि मान लो कोई एक ऑब्स्ट्रक्शन आ गया वहाँ पर उसके मार्ग में, तो वो अपने उसके जो नेचुरल प्राकृतिक मार्ग है उसमें नहीं जाएगा, वो कहीं और चले जाएगा, तो वो कहा जा रहा है शाखाओं में जा रहा है, उसके कारण उसको शाखा आश्रित कामला हो रहा है। तो वहाँ पर काय का अनुबंध हो सकता है, वहाँ पर कफ और पित्त की चिकित्सा अपन को सबसे पहले करनी है, क्योंकि अपन अगर ऑब्स्ट्रक्शन हटा देंगे तो वो वैसे ही ठीक हो जाएगा। तो अपन को कफ, वहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन किसके द्वारा हो रहा है, कफ और पित्त के द्वारा, तो कफ पित्त हर चिकित्सा अपन को वहाँ पर चलानी है। श्लेष्मणा रुद्व मार्गेन तत्त पित्त कफ हरियत अजेद, ठीक है। इसके बाद में सशर्करा कामली नाम त्रिभुवंडी हितम गवाक्षी सगुड़म च शुंठी। तो सुश्रुत जी क्या बता रहे हैं यहाँ पर, त्रिभुंडी का प्रयोग, त्रिभंडी मतलब क्या होता है, त्रिव्रत, तो यहाँ पर त्रिभुंडी का प्रयोग कौन बताते हैं, त्रिभंडी का प्रयोग सुश्रुत जी बताते हैं, वो भी गुड़ और शुंठी के साथ। त्रिभंडी मतलब कि त्रिव्रत होता है, उसका प्रयोग कौन बता रहे हैं, सुश्रुत जी, काय के साथ, गुड़ और शुंठी के साथ। इसके बाद में धात्रीलोह, धात्रीलोह का वर्णन चक्रपाणी जी ने किया है। धात्रीलोह, ठीक है, धात्री से समझ में आ रहा है अपन को, आंवला होगा, इसमें लोहे की तो ज़रूरत ही है यहाँ पर, बिकॉज उसमें हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी हीमोलिटिक जॉन्डिस में, तो आयरन का एब्जॉर्प्शन भी काय के प्रेजेंस में होगा, विटामिन सी के प्रेजेंस में होगा। तो देखो अगर अपन को लोहे का एब्जॉर्प्शन करना है
तो अपन को विटामिन सी चाहिए रहेगा, तो विटामिन सी काय में रहेगा, आंवले में। तो धात्री के साथ साथ इनने लोहे का ऐसा योग बनाया। देखो अपने आचार्य कितने वो थे, उनको पहले से ही पता था भाई कि मतलब कि जो आयरन का एब्जॉर्प्शन अगर अपन को कराना है तो अपन को विटामिन सी को भी देना पड़ेगा साथ साथ में। तो इनने धात्री लोह बना दिया चक्रपाणी जी ने, ठीक है। इसके साथ साथ में जो है वो प्रातः काल सेवनीय योग, मतलब ये मॉर्निंग टाइम में अपन को क्या सेवन करवाना है इसको, प्रातः काल सेवनीय योग। जो फर्स्ट वाला पढ़ा था ये भी प्रातः काल में अपन को सेवन कराना था। देखो केवल हरीति की चूर्ण गुड़ मधु के साथ प्रातः काल सेवन कराना है अपन को। और इसके साथ साथ क्या सेवन करा सकते हैं अपन, जो लास्ट वाला जो योग है ये अपन को त्रिफला के साथ साथ अपन को गुर्जिया मतलब कि जो गिलोय होती है उसको सेवन कराना है। प्रातः काल में क्या क्या सेवन कराना है, त्रिफला गुर्जिया, गुर्जिया मतलब गुड़ूची, ठीक है। इसके बाद में जो है वो कुंभ कामला का वर्णन मिलता है इसमें। कुंभ कामला इसको क्यों बोला, आप ऐसे लॉजिक लगा सकते हैं। इसमें जो क्या होगा, ओडिमा टाइप की जो कंडीशन आ जाएगी। अभी मतलब अपन ऐसा मान के चल रहे हैं, अपन चरक जी का मत पढ़ रहे हैं, तो इनने जो बताया है वो एक्सट्रीम, मतलब कि जैसे कि सबसे पहले पांडु हो गया, पांडु का ही प्रवृद्ध रूप क्या हो गया, कामला हो गया, ठीक है। कामला का प्रवृद्ध रूप क्या हो गया, कुंभ कामला हो गया। मतलब कि जो रोगी है वो अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं दे रहा है, तो धीरे धीरे ये अगली स्टेजेस में जाते चल रहा है, ठीक है। तो ये जो कुंभ कामला है इसको कुंभ कामला ही क्यों बोला, क्योंकि बिकॉज इसमें ओडिमा मिलेगा अपन को, शोथ मिलेगा, ठीक है। तो ये घड़े जैसा हो जाएगा, जो रोगी रहेगा वो कैसा हो जाएगा, घड़े जैसा हो जाएगा, दैट इज इट इज कुंभ कामला। यहाँ पर क्या बताया इन्हें, जब पांडु रोगी अधिक दिन तक रह जाता है, मतलब कि वो अपने आप पे ध्यान नहीं देता है, वो अधिक दिन तक के रह जाता है, चिकित्सा नहीं कराता है, तब सभी धातुओं में रूक्षता हो जाने से कुंभ कामला की उत्पत्ति हो जाती है, जो एक कष्ट साध्य रोग है, ठीक है। तो वो उसने चिकित्सा नहीं कराई तो उसका क्या होगा, उसकी जो सभी धातुएं हैं वो क्या होगी, रूक्ष हो गई, ठीक है। तो सभी धातुओं का उसका कर्षण हो गया, रूक्ष होगी, तो वहाँ पर कुंभ कामला की उत्पत्ति हो जाएगी, और ये बहुत कष्ट साध्य रोग है, वो बहुत तकलीफदायक रोग है, ठीक है। इसकी असाध्यता के लक्षण में बताते हैं, जिस रोगी में मल तथा मूत्र काले या पीले वर्ण का हो जाए। यहाँ पर देखो, कृष्ण पीच शक्रन मूत्रों भ्रूष शून्य मानव, तो यहाँ पर जो इसका जो मल हो रहा है वो कृष्ण पीत वर्ण का हो रहा है। अपन ने कामला में कौन से वर्ण का पढ़ा था, रक्त पीत शक्रन मूत्र पढ़ा था, वहाँ पर यहाँ पर काला पीला हो रहा है, वहाँ पर क्या हो रहा है, रक्त पित्त हो रहा था कामला में, यहाँ पर काला पीला हो रहा है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर अपन को अगर काला पीला शक्रन मल देखने को मिल रहा है और मूत्र देखने को मिल रहा है, तो उसमें उसके शरीर में और शोथ भी है, तो ये असाध्य के लक्षण हैं। अपन पांडु रोग में अपन क्या पढ़ रहे थे, जो उसके जो स्किन का कलर क्या हो रहा था, पेल येलो हो रहा था, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं अपन। वाग्भट अनुसार कामला की उपेक्षा व शोथ की अधिकता से होती है। मतलब कि वाग्भट जी क्या बताते हैं, मेनली यहाँ पर एक जो सिम्टम मिलेगा वो क्या मिलेगा, शोथ, ओडिमा अपन को मिलेगा। तो उपेक्षा स शोफाट या कृच्छ कामला कृच्छ कुंभ कामला। तो यहाँ पर जो मेन इसका सिम्टम क्या बता रहे हैं, शोफ, दैट इज ओडिमा। मैंने आपको पहले ही बताया, वो मटकी के समान, तो भरा तो घड़े के समान क्या होगा, दैट इज ओडिमा, इसको होगा। इसके आगे चलते हैं। सुश्रुत ने कुंभ कामला में कुंभ सहा कहा है। कुंभ कामला को सुश्रुत जी ने क्या कहा है, कुंभ सहा कहा है। चरक जी ने इसका इतना वर्णन नहीं किया है, तो अपन जो बाकी के जो आचार्य है उसके हिसाब से अपन पढ़ रहे हैं इसको। तो कुंभ कामला को कुंभ सहा कहा है।
महाशोथ एवं पर्वभेद इसके दो लक्षण हैं। तो इसमें जो मैंने आपको पहले ही बताया, इसमें जो एक लक्षण जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो क्या है, शोथ, ऑडिमा जिसको बोल सकते हैं, और इसके साथ साथ पर्वभेद, संधियों में इसमें पीड़ा होगी, ठीक है। पर्वभेद भी इसका लक्षण है। इसके साथ साथ इसका जो वो बताया है कुंभाद्वय, कुंभाद्वय इसका पर्याय बताया है, कुंभाद्वय सॉरी इसका पांडु का पर्याय है, कुंभाद्वय पांडु का पर्याय है। और इसका नाम क्या बताया, कुंभ सहाय इसका नाम बताया, किसने, सुश्रुत ने। इसके बाद में चक्रपाणि के अनुसार कोष्ठ आश्रित कामला की अवस्था विशेष है, क्या, कुंभ कामला। चक्रपाणि क्या बताते हैं कि इसका ही प्रवृद्ध रूप है। चक्रपाणि ने चरक पे टीका की है, तो ये चरक जैसा ही बता रहे एक टाइप से, मतलब कि प्रवृद्ध रूप को मान रहे हैं ये। मतलब कि जैसे सबसे पहले क्या हुआ, उनको एनीमिया दैट इज पांडु रोग हुआ, उस पर ध्यान नहीं दिया रोगी ने, तो वो कामला में तब्दील हो गया, कामला पे भी ध्यान नहीं दिया तो वो कुंभ कामला में परिवर्तित हो गया। इसके आगे चलते हैं अपन, सुश्रुत अनुसार कुंभ कामला की चिकित्सा। सुश्रुत जी कुंभ कामला में क्या बताते हैं, लोह किट्ट का प्रयोग, तो लोहे का तो यूज करेंगे ही अपन, ठीक है। तो लोह किट्ट का प्रयोग यहाँ पर बता रहे हैं। अक्ष काष्ठ दग्ध मंडूर, ठीक है, अक्ष काष्ठ दग्ध मंडूर, अक्ष किसका पर्याय है, विविधक का, तो अक्ष काष्ठ दग्ध मंडूर भी यहाँ पर बताते हैं। सेंधव मंडूर का प्रयोग, सेंधव मंडूर भी यहाँ पर बता रहे हैं। इसके साथ साथ स्वर्ण माक्षिक और शिलाजतु का प्रयोग काय के साथ साथ गौमूत्र के साथ अपन को कराना है। तो स्वर्ण माक्षिक और शिलाजतु का प्रयोग गौमूत्र के साथ काय में कराएंगे अपन, कुंभ कामला की चिकित्सा में कराएंगे। गौमूत्र शिलाजतु या गौमूत्र स्वर्ण माक्षिक का 1 मास तक पिलाना है, ऐसा वाग्भट जी बताते हैं। तो इनने भी गौमूत्र शिलाजतु या फिर स्वर्ण माक्षिक गौमूत्र का वर्णन 1 मास के लिए बताया है वाग्भट जी ने। तो अपन सुश्रुत जी के एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। लोह किट्ट का प्रयोग, अक्ष काष्ठ दग्ध मंडूर, सेंधव मंडूर का प्रयोग और स्वर्ण माक्षिक शिलाजतु का सेवन गौमूत्र से बताया है। इसके बाद में अपन चलते हैं हलीमक पे। तो हलीमक जो है वो चरक जी ने इसको महाव्याधि की संज्ञा दी है, महाव्याधि बोला है इसको चरक जी ने, ठीक है। इसमें क्या बताते हैं ये, जीर्ण शाखा आश्रित कामला की उपेक्षा से हलीमक रोग की उत्पत्ति होती है। मतलब कि ये इसकी उत्पत्ति कैसे बता रहे हैं, शाखा आश्रित कामला से बता रहे हैं, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस से इसकी उत्पत्ति मान रहे हैं ये। तो ये भी मतलब कि जैसे अगर अपन ने कुंभ कामला को इग्नोर कर दिया, वो नहीं किया, तो ये हलीमक में तब्दील हो जाएगा। तो हलीमक वात पित्त प्रधान रोग है। तो यहाँ पर कौन कौन से दोषों की इन्वॉल्वमेंट हो रही है, मेनली वात और पित्त की। अपन ने शाखा आश्रित कामला में पढ़ा था कौन कौन सी रोग की थी, मतलब कि दोष की थी, वहाँ पर थी कफ और वात की, कफ और पित्त की वहाँ पर प्रधानता थी। यहाँ पर किसकी है, वात और पित्त की। तो देखो पित्त कॉमन आ रहा है यहाँ पर। इसके बाद में चरक ने हलीमक को महाव्याधि की संज्ञा दी है। तो मैंने आपको पहले ही बताया चरक ने हलीमक को महाव्याधि की संज्ञा दी है। दोस्तों आप बताओ महागत की संज्ञा चरक ने किसको दी है, तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। महावृक्ष किसको बोला है, महावृक्ष तो सूही को बोला है। चलो ये भी बता ही देता हूँ मैं, महागत की संज्ञा चरक ने अतत्वाभिनिवेश को दी है। इसके बाद में वाग्भट ने हलीमक को लोडर या फिर अलसक की संज्ञा दी है। लोडर या अलस किसने बोला है, वाग्भट जी ने। वाग्भट जी इसको लोडर या अलस बोलते हैं। इसके बाद में इसके लक्षण पे चलते हैं। इसके लक्षण में क्या बताते हैं, यदा तु पांडुर्वर्ण स्यात् हरित शाव पीतकः। तो इसका जो वर्ण जो बता रहे हरित शाव और पीत वर्ण का बता रहे हैं।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पर देखो 3 कलर आ गए, हरित, श्याव और पीत। इसके बाद में इसका शारीरिक वर्ण जो बता रहे हैं ये हरि, श्याव, पीत। सुश्रुत ने भी ऐसे ही माना है, हरित, पीत और नील वर्ण का माना है। ठीक है, इसमें बल उत्साह का क्षय, तंद्रा, मंद अग्नि और मृदुजर अपन को सिम्टम्स देखने को मिलेगा। बल का क्षय तो हो ही जाएगा, उसका पाक नहीं हो रहा है, उसके धातुओं में रूक्षण हो रहा है, तो वहाँ पर बल का क्षय अपन को देखने मिलेगा। उत्साह में भी ऑब्वियसली डाउन रहेगा, मतलब कि एनर्जी उसकी लो रहेगी। तंद्रा, मंद अग्नि और मृदु ज्वर। इसके बाद पर सबसे जो इम्पोर्टेंट यहाँ पर आता है स्त्री अहर्ष। स्त्री अहर्षो मतलब कि स्त्री में मतलब कि मैथुन वगैरह करने में उसकी इच्छा नहीं जागेगी। ठीक है, स्त्री संग उसको पसंद नहीं रहेगा। ये ऐसा ही सेम सिम्टम अपन को काय में देखने को मिलता है, कफज ग्रहणी जो होती है ना, वहाँ पर भी ऐसा सेम सिम्टम आता है, स्त्रीत्व अहर्षता। और क्या क्या देखने को मिलेगा, श्वास, तृष्णा, अरुचि और भ्रम देखने को मिलेगा यहाँ पर। इसके बाद में क्या है, हलीमक में जो है यहाँ पर अनिल और पित्त मतलब कि वात और पित्त की तुष्टि होगी। वो अपन ने पहले ही देख लिया, यहाँ पर वात और पित्त दोष दूषित हो गए। इसके बाद में इसकी चिकित्सा पे चलते हैं। तो इसमें कुछ खास चिकित्सा बताई नहीं है, लेकिन जो यहाँ पर चिकित्सा बताई है बहुत मतलब कि कॉमन है। देखो, जो सबसे पहला जो योग है वो है गुरुचि स्वरस क्षीर साधित महिषम कृतम। तो गुरुचि किसका बढ़िया है, गुरुचि दैट इज गिलोय का। ठीक है, उसके स्वरस को क्षीर साधित मतलब कि क्षीर में अपन को उसका स्वरस को साधित करके अपन को घृत बनाना है। इसके साथ साथ अभया का अवलेय बनाना है। इसके साथ साथ द्राक्षा अवलेय, अभया अवलेय भी है इसमें, द्राक्षा अवलेय भी है। और यापनावस्ती का भी यहाँ पर वर्णन मिलता है। यापनावस्ती और कहाँ पढ़ते हैं अपन, यापनावस्ती का वर्णन और अपन को पुनर्नावर्तक ज्वर में भी मिलता है। पुनर्नावर्तक ज्वर में भी यापनावस्ती का प्रयोग बताते हैं। क्षीर बस्ती और कहाँ मिलती है, पैतृक गुल में। ठीक है, गर्भक्षय में भी होती है, और यहाँ तक कि गर्भक्षय, पैतृक गुल्म और अपन को यहाँ पर भी पढ़ने को मिल रही है। हलीमक की चिकित्सा में अपन को क्षीर बस्ती देनी है, अनुबासन बस्ती का भी प्रयोग करना है। तो ठीक है दोस्तों, इतना अपन को याद हो गया, मतलब कि गुरुचि स्वरस को अपन को क्षीर में साधित करके घृत बनाना है, अभय अवलेय बनाना है, द्राक्षा अवलेय बनाना है, यापना बस्ती देनी है, क्षीर बस्ती देनी है और अनुवासन बस्ती देनी है। इसके बाद में पान की जो है ये भी अपन को इसमें यहाँ पर कवर करना है। तो पानकी में सबसे पहले चक्रपाणी और डल्लन जी क्या बताते हैं, इसके लक्षण बताते हैं। ज्वर व अतिसार, पीत शरीर, नेत्र पांडु के लक्षण हो तो उसे पानक मतलब कि पान की अपन कहेंगे उसको। ठीक है, तो इसमें क्या क्या लक्षण आ रहे हैं, ज्वर व अतिसार, पीत शरीर, पीला रंग का शरीर हो जाएगा, नेत्र में पांडुता आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद में जो है संतापो भिन्न वर्चवन बहिरंतश्च पीतता। तो यहाँ पर संताप देखने को मिलेगा बाहर से। ठीक है, और इसका जो वर्च है दैट इज मूत्र मतलब कि जो क्या बोल सकते हो, मल जो पास कर रहा है ये, वो भिन्न भिन्न, ठीक है, डिफ्रेंशिएट होगा। इसके बाद में जो पांडुता नेत्रस्य पान की लक्षणम भवती, ऐसा माधव निदान में बताते हैं कि जो उसके नेत्र होंगे वहाँ पर पांडुता अपन को देखने को मिलेगी। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।